Hi guys, I hope you are doing good. Finally, the ICSI CS Professional June 24 exams are over, and now it is important for you to evaluate yourself in terms of what you have done in the exams, as it will help you plan your upcoming days accordingly. To help you with that, in this video, I am discussing June 24 CFL SE paper and the probable answers to the questions. Also, the purpose of this video is not to create fear or negativity among the students with respect to whether they will clear the exam or not. The only purpose of this video is to help you get a fair idea about your performance so that you can work accordingly. So, without wasting any time, let's get started. After successfully conducting test series for the last two attempts, we are soon coming up with a bunch of things for December 24, including test series and revision videos. The enrollments for CS Professional New Syllabus and CS Executive New Syllabus test series will tentatively commence from 15th July onwards, and for CS Professional Old Syllabus from 1st of September onwards. If you have any inquiries with respect to the test series, please feel free to reach out to us at the number visible on the screen. Also, while watching the video, if you find the video helpful, please make sure to hit the like button so that YouTube shares this video with other students and they also get benefited from this video. In the month of May, Siddharth Sharma and I created a must-see topics document for all the 7 main subjects of CS Professional Old Syllabus, and we shared this document with the students through LinkedIn. And very humbly, I would like to tell you that 38.5 mark CFLSE paper comprises of the topics which we highlighted as must-see topics in that document, and I will show you the same in this video. So wherever MST has been written corresponding to the question, it means that particular question has been asked from the must-see topics. ये है आपका CFLSE का पेपर, ये मस्ट सी टॉपिक्स डॉक्यूमेंट CFLSE सब्जेक्ट का, और ये है मॉड्यूल CFLSE का। इसमें सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन इन्होंने पूछा वो पूछा था विद रिस्पेक्ट टू जो मैंडेटरी इंक्रीमेंटल बोरोइंग्स करनी होती है, ठीक है, डेट सिक्योरिटीज के थ्रू, उसको लेकर के। तो ये चैप्टर नंबर 6 से आया क्वेश्चन, पेज नंबर 187 से। इसमें यहाँ पर ये चीज दी हुई है मॉड्यूल के अंदर, ये वाला जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 6 के अंदर, फंड रेजिंग बाय इशुएंस ऑफ डेट सिक्योरिटीज बाय लार्ज एंटिटीज। तो यहाँ से पूछा आपसे, अब इसके अंदर इन्होंने क्या क्या चीजें पूछी एक बार वो देख लेते हैं। इसमें उन्होंने सबसे पहले बोला कि असर्टेन द मैंडेटरी इंक्रीमेंटल बोरोइंग जो उनको रेज करनी है डेट सिक्योरिटीज के थ्रू फॉर द ओवरऑल प्रोजेक्टेड आउटले एंड ब्रीफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्टफॉल या सरप्लस इन द रिक्वायर्ड बोरोइंग्स। तो मैंडेटरी इंक्रीमेंटल बोरोइंग के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ये दिया हुआ है, ठीक है, कि ये सभी लिस्टेड एंटिटीज पे एप्लीकेबल है। तो ये सारी चीजें पहले आपको लिखनी थी, मेन जो इसके प्रोविजन है फ्रेमवर्क के। और फिर उसके बाद लार्ज कॉर्पोरेट कौन होती है वो आपको बताया कि जिसने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्ट करवाई है और जिसके आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो ये वाली रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर पूरी हो रही है ना। इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है, मतलब स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड है, तो ये सही हो गया। अंदर उसका टोटल आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1000 करोड़ से भी ज्यादा है, 1000 करोड़ है सॉरी, ठीक है, अमाउंटिंग टू 1000 करोड़। तो 100 करोड़ और अबव की लिमिट है, इनका तो 1000 करोड़ है, तो ये लार्ज कॉर्पोरेट में कवर हो जाएंगे। अब आगे जो प्रोविजन फिर इसके अंदर लिखा था कि कितना आपको करना होता है इंक्रीमेंटल बोरोइंग, तो जो भी लार्ज कॉर्पोरेट है उसको रेज करना पड़ेगा नॉट लेस देन 25% ऑफ इट्स इंक्रीमेंटल बोरोइंग्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर सब्सिक्वेंट टू द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच इट इज आइडेंटिफाइड एज एलसी बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ डेट सिक्योरिटीज। ठीक है, यानी कि डेट सिक्योरिटीज से आपको एटलीस्ट, ठीक है, मिनिमम 25% तो करनी है। ठीक है, सो इंक्रीमेंटल बोरिंग कितनी करना चाहते हैं आगे लिखा है, इन प्रिपरेशन फॉर द इंक्रीमेंटल बोरिंग रिक्वायरमेंट्स कंपनीज मैनेजमेंट हैज प्रोजेक्टेड अ फंड रिक्वायरमेंट ऑफ ₹500 करोड़। तो अगर 500 करोड़ आप रेज कर रहे हो तो इसका मिनिमम 25% यानी 125 करोड़ आपको जो है डेट सिक्योरिटीज की मदद से रेज करना पड़ेगा। तो वही सारे प्रोविजंस आपको लिखने थे और फिर ये कैलकुलेशन बता देंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा वो पूछा कि रेगुलेशन 102 के अकॉर्डिंग सर्टेन कंडीशंस हैं दैट मेक कंपनीज इनएलिजिबल टू मेक अ एफपीओ व्हिच आर दोस कंडीशंस एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 से आया, पेज नंबर 12 से, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 12 यहाँ पर दिया है आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एफपीओ। इसके अंदर यही जो पहला लगी एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक अ एफपीओ रेगुलेशन नंबर 102, ये पॉइंट्स आपको इसके अंदर लिख करके आने थे। ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये एमएसटी से आया। इसमें अगर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एफपीओ। उसके बाद नेक्स्ट आरएसटी लिमिटेड जो है वो प्रिपेयर कर रही है टू इशू अ ₹10 करोड़ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफर्ड एट ₹600 पर शेयर। टोटल स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आल्सो इंक्लूड ऑफर मेड टू क्यूआईबीज एंड आरआईआई। क्यूआईबी के अंदर है 6.66 करोड़ और आरआईआई के अंदर है 1 करोड़। ठीक है, फिर आगे इन्होंने बोला कि कंसीडरिंग द अबव फैक्ट्स आपको कमेंट करना है कि कितने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज रोमेश अप्लाई कर सकते हैं इन द नेट ऑफर कैटेगरी। तो ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर जो है ये, ठीक है। और दूसरा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज सॉरी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अप्लाई कर सकते हैं साइड इशू में। अब यार देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से मेरे ओपिनियन में थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर क्यों नहीं है ये, बिकॉज नेट ऑफर की कैटेगरी अगर हम देखते हैं एक बार, ठीक है, इसका पेज नंबर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 32। ये पेज नंबर अगर 32 पे चलते हैं तो पेज नंबर 32 पे ठीक है, ये एलोकेशन इन नेट ऑफर वाला आपको पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है,
अब ना यार इसके अंदर अलग अलग बातें लिखी है कि अगर आप इशू कर रहे हो बुक बिल्डिंग के थ्रू तो किस तरीके से होता है, ठीक है। अगर आप कर रहे हो बुक बिल्डिंग के थ्रू लेकिन 62 एंड 1032 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऊपर वाला था 61 और 1031 के अकॉर्डिंग, तो फिर किस तरीके से एलोकेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप बुक बिल्डिंग के अलावा किसी और तरीके से कर रहे हो तो कैसे होगा। तो आपको ना क्वेश्चन में इन्होंने बताया नहीं है कि किस तरीके से हो रहा है, तो इसको जो है आप आंसर दे पाना जो है इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो क्योंकि इसका आंसर लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि क्या हम अज्यूम करके इसका आंसर निकालेंगे, इसलिए इसका आंसर जो है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपसे पूछा था वो था व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पॉन्सर ऑफ एन इन्वेट एंड अ प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। ये आपको दिया हुआ है चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन आया, पेज नंबर 101 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 101, पेज नंबर 101 पे दिया हुआ है आपको, यहाँ पर दिया है ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्सर ऑफ द इन्वेट एंड द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। तो यही लिख करके आना था आपको इसके अंदर। उसके बाद अगला आपसे पूछा उन्होंने कि सेबी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड फ्रेमवर्क फॉर अक्रेडिटेड इन्वेस्टर एज पर सेबी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स थर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2021 हु इज अक्रेडिटेड इन्वेस्टर एज पर द अमेंडेड फ्रेमवर्क। तो ये आपसे पूछा था इन्होंने चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 125 पे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ये रहा अक्रेडिटेड इन्वेस्टर। ये जो अमेंडेड डेफिनेशन है वही वाली है, ये नई वाली जो डेफिनेशन है जिसकी बात करें अमेंडेड वाली है वही है, ठीक है। तो यही आपको लिख करके आनी थी इसके अंदर। फिर उसके बाद में थर्ड आपसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 प्रोवाइड्स दैट प्रायर इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द मीटिंग ऑफ बीओडी फॉर प्रपोजल्स टू इशू ऑफ बोनस शेयर्स बाय लिस्टेड एंटिटी। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन नंबर 29 एंड रेगुलेशन नंबर 42 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। ये चैप्टर नंबर 5 से आपसे पूछा है, पेज नंबर 147 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 147 यहाँ दिया हुआ है ये आपको, ये रहा रेगुलेशन नंबर 29 ऑफ सेबी एलओडीआर और रेगुलेशन नंबर 42, ये आपको दोनों चीजें लिख करके आनी थी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको उन्होंने पूछा कि डे काउंट किस तरीके से है अंडर सेबी ILDS रेगुलेशन 2018 इन नॉर्मल सिचुएशन एंड इन केस ऑफ अ लीप ईयर, है ना। इन लाइट ऑफ द अबव कन्वेंशन एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिचुएशन। डेट ऑफ इशू ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जनवरी 1 2024, कूपन पेबल क्वार्टरली एंड डेट ऑफ कूपन पेमेंट्स अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर 1 एंड जनवरी 1, ठीक है। तो ये आपको इन्होंने दिया डे काउंट कन्वेंशन का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 से है, पेज नंबर 186 पे दिया हुआ है आपको, पेज नंबर 186, पेज नंबर 186, यहाँ पर दिया ये रहा, ठीक है। डे काउंट कन्वेंशन जो है इसके अकॉर्डिंग अभी यार देखो ये चेंज हो चुका है ना, नई रेगुलेशंस आ गई हैं तो ये चेंज हो चुका है, तो मेरे को तो समझ नहीं आता कि यू नो व्हाई दे आस्क दिस क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन में भी एक दिक्कत क्या है ना, इस क्वेश्चन में ये जैसे इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिख के आओगे तो आपको ये देखना होता है कि यार इंटरेस्ट पेमेंट क्या हॉलिडे पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ इलस्ट्रेशन में हमने बता दिया कि यार ये वाली डेट जो है जनवरी 1 2017 ये संडे, तो अब यार यहाँ पे हम डे थोड़ी ना कैलकुलेट करने बैठेंगे कि अप्रैल 1 का डे कौन सा है, जुलाई 1 का डे कौन सा है, अक्टूबर 1 का कौन सा है, जनवरी 1 का कौन सा है, ठीक है। आपको डे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो यार उनको डे भी देने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये भी मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये भी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा क्लियर सा नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि यार आपको मैं कुछ भी आंसर जो है इसका बता दूं, ठीक है ना। मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता किस तरीके से ये होने वाला है, बिकॉज डेज आपको पता होने चाहिए कि ये कब कब फॉल हो रहे हैं, ठीक है। ये जो भी डेट है इनका डे क्या है ये आपको पता है तो ये आप कर पाओगे, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट, इसलिए ये मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। आगे जो आपको सेकंड वाला दिया ये फैक्टरिंग से रिलेटेड है, इसमें बोला है कि डेल लिमिटेड इज इन अर्जेंट नीड्स ऑफ फंड्स एंड हेंस डिसाइड टू डिस्काउंट इट्स इनवॉइसेस वर्थ रुपीस 2 करोड़ व्हिच आर ड्यू इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ब्लू लिमिटेड फैक्टर इज रेडी टू मेक अ पेमेंट ऑफ 80% ऑफ द इनवॉइस टू द कंपनी एट फ्लैट 2% डिस्काउंट रेट फॉर द फर्स्ट 30 डेज एंड 3% डिस्काउंट फॉर 60 डेज ऑन द फुल इनवॉइस वैल्यू। फुल इनवॉइस वैल्यू पे वो चार्ज करेंगे जो भी अमाउंट है 2% का या 3% का। तो इसके अंदर आपको फैक्टरिंग कॉस्ट और फी निकालनी है, तो यार ये बहुत ही आसान है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना था ना आपको कि 2 करोड़ है तो पहले 2 करोड़ जो है उसका आपको निकाल देना था 2%, ठीक है, जो कि आएगा 4 लाख। ये हो गया पहले 30 डेज के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 30 डेज के लिए टोटल डेज है 60 डेज, ठीक है। जो अगले 30 डेज होंगे ना उसके लिए 3% जो है चार्ज करते हैं, बिकॉज आप अगर नीचे वाली लाइन पढ़ो कि लिखा है कैलकुलेट करो फॉर 60 डेज, टोटल 60 डेज ही है। इसको स्टार्टिंग में अगर हम पढ़े तो ऐसा लग सकता है कि यार ये टोटल 90 डेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। टोटल ये 90 डेज की बात करते हैं, ऐसा लग सकता है जब आप ऊपर की लाइन पढ़ते हो कि फर्स्ट 30 डेज 2% एंड एट द रेट 3% फॉर 60 डेज, बट यहाँ जब उन्होंने नीचे लिखा फॉर 60 डेज तो इससे ये चीज समझ में आती है कि टोटल पीरियड ही 60 डेज है, ठीक है। अब पहले 30 दिन 2% से और अगले 30 दिन 3% से, तो लेना तो किसका है, फुल इनवॉइस वैल्यू का ही लेना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, वही 2 करोड़ का ही आपको 3% निकाल देना है जो आएगा 6 लाख। ये हो जाएगा अगले 30 डेज के लिए, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 10 लाख, बस यही इसका आंसर है ना? ये मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है। लाइक मैं जितना इसको लेकर के टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये जो है मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है। उसके बाद में थर्ड जो आपसे पूछा उन्होंने वो पूछा था आपसे इन्होंने बैंक गारंटी के ऊपर, ठीक है। बैंक गारंटी को कैलकुलेट करने के लिए जो इन्होंने बोला था आपसे, इसमें ये बोला था कि आउटस्टैंडिंग बैंक गारंटी 325 लाख की है एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट
कंपनी ने अवेल करी एडिशनल बैंक गारंटी 125 लाख की, कंपनी नीड्स एडिशनल बैंक गारंटी ऑफ 750 लाख इन ऑर्डर टू मीट इट्स वन टाइम नीड. द बैंक guarantees maturing and cancelled by December 23 are worth 250 lakhs and 120 lakh respectively. Bank guarantees cancelled during the year are worth rupees 150 lakh. कंपनी ने 850 लाख की और बैंक गारंटी लिमिट सैंक्शन करवा रखी है. इन सब सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करके यू आर रिक्वायर्ड टू असेस वेदर द कंपनी शुड एनहांस इट्स बैंक गारंटी और इफ द एग्जिस्टिंग बैंक गारंटी विल सफाइस टू कवर द एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ रुपीज 750 लाख कि क्या उसको जो है और अपनी बैंक गारंटी रेज करने की जरूरत है क्या. तो अपन देख लेते हैं टोटल बैंक गारंटी उसके पास अभी कितनी है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, 325 आउटस्टैंडिंग है तो वो ले लेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद में और एडिशनल अवेल कितनी करी आपने 125 तो वो भी ले लेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद में आगे ये जो लिखा हुआ था कंपनी हैज 850 लाख एज सैंक्शनड बैंक गारंटी लिमिट. ठीक है, कुल मिलाकर के जो सैंक्शनड है वो कितनी है बैंक गारंटी लिमिट 850. तो ये 850 भी इसके अंदर ऐड कर देंगे. अब 325 125 और 850. ठीक है, अब इसका जो है इसमें से क्या चीज माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे जो भी आपने मैच्योर हो गया कैंसिल हो गया. तो 250 लाख 120 लाख और जो 150 लाख है. ठीक है, ये तीनों चीजें माइनस हो जाएगी तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 780 करोड़. अब इनको 750 लाख की रिक्वायरमेंट है बट इनके पास 780 करोड़ ऑलरेडी है. तो इसका मतलब है कि क्या उनको एनहांस करनी पड़ेगी बैंक गारंटी. द आंसर इज नो, उनको एनहांस नहीं करनी पड़ेगी. तो यही चीज आपको इसके अंदर लिख करके आनी थी. अब ये वाला जो आपका क्वेश्चन है एमएसटी में से आया. एमएसटी के अंदर पेज नंबर जो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 से पूछा था आपसे ना, पेज नंबर 233 है इसका, पेज नंबर 233. ये असेसमेंट ऑफ लिमिट ऑफ बैंक गारंटी, असेसमेंट ऑफ लिमिट ऑफ बैंक गारंटी. अच्छा, यही वाला जो क्वेश्चन है इसको लेकर के ना एक और मतलब इसमें पर्सपेक्टिव जो है वो ये हो सकता है कि जो ये 850 लाख की इन्होंने सैंक्शन करवा रखी है बैंक गारंटी लिमिट, ये इन्होंने करवा रखी है पूरा 2023-24 के लिए और इसमें से इन्होंने अवेल कर ली है 125 लाख. ठीक है, तो अगर हम ये मानते हैं कि यार ये 125 इज अ पार्ट ऑफ 850 तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा. ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये जो आपका अमाउंट निकल के आएगा ये हो जाएगा 655. ठीक है, ये जो आपका हो जाएगा 655. तो इस केस में फिर उनको क्या करना पड़ेगा यार, जो भी एडिशनल यहाँ बोल रहे थे ना एनहांस करवानी पड़ेगी क्या. द आंसर इज यस. तो ये भी एक इसका पर्सपेक्टिव हो सकता है. ये तो वो अजम्पशंस वगैरह जो इसमें हो सकते हैं. तो देखते हैं अभी गाइडलाइन आंसर के अंदर क्या आता है इसके अंदर. ठीक है, उसके बाद अगला जो उन्होंने आपसे पूछा, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा था ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द इशू ऑफ एडीआर एंड जीडीआर. इसमें दो चीजें पूछी थी, टू वे फंजिबिलिटी स्कीम, सॉरी टू वे फंजिबिलिटी स्कीम एंड स्पॉन्सर्ड एडीआर जीडीआर इशू. तो इसके अंदर यार ये 248 पेज नंबर पे दिया, चैप्टर नंबर 9 से आया आपको ये, चैप्टर नंबर 9 248. 248 पे ये रहा, दोनों चीजें दी है, स्पॉन्सर्ड एडीआर जीडीआर इशू और आपका जो टू वे फंजिबिलिटी, ये आपको लिख करके आना था इसके अंदर. फिर उसके बाद में आगे उन्होंने आपसे पूछा बी वाले में कि आपको एक कंप्रेहेंसिव टेम्पलेट बनाना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, ensuring that all the necessary information is included to effectively communicate the potential of the project and attract the required finance for the project. तो ये आपको पूछा था चैप्टर नंबर 7 से, पेज नंबर 207 पे दिया हुआ है ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट. ठीक है, ये पूरा आपको बता के आना था, ये सारी चीजें आती है. ठीक है, रिपोर्ट के अंदर तो ये सब बता के आनी थी आपको. टेम्पलेट जो उन्होंने बोला है आपको, ठीक है, कि क्या क्या उसके अंदर आता है. उसके बाद में नेक्स्ट आपसे इन्होंने पूछा था भोला लिमिटेड लिस्टेड कंपनी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ शेयर बेस्ड एम्प्लॉय वेलफेयर और एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम. जो नई वाली रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सेपरेट ट्रस्ट एक बनाई गई है. ठीक है, गंगा वेलफेयर ट्रस्ट. अब मैनेजमेंट आपकी एडवाइस सीख कर रहा है किन चीजों को लेकर के कि पहले तो ये बताओ कि इसॉस और ईएसपीएस क्या होता है. ठीक है, पहले ये एक्सप्लेन करना था. और सेकंड फिर आपसे ये पूछा कि क्या भोला लिमिटेड मैनेजमेंट जो है वो अगर डिसाइड करता है कि उसको इसॉस इंप्लीमेंट करना है फॉर इट्स एम्प्लॉइज तो गंगा वेलफेयर ट्रस्ट एक्वायर कर सकते हैं क्या 2% स्टेक इन भोला लिमिटेड ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इसॉस स्कीम. इज शेयर होल्डर्स अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर सच एक्विजिशन. ये दो बातें आपसे पूछिए. तो इसके अंदर यार यही होगा कि यस गंगा वेलफेयर ट्रस्ट कर सकते हैं, 2% से ज्यादा नहीं कर सकते, 2% तक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. ये तो 2% या उससे कम अलाउड है. एंड शेयर होल्डर अप्रूवल लगेगा, द आंसर इज यस लगेगा. ये आपका आया था जो नई वाली रेगुलेशन है उसमें से. तो जो नई वाली रेगुलेशन है वो हमने क्या करा था ना, मस्ट सी टॉपिक्स के डॉक्यूमेंट में ही नीचे ऐड कर दी थी क्योंकि वो बुक के अंदर नहीं था और वहां से भी मार्किंग हमको करनी थी टॉपिक्स की, तो इसमें ही हमने ऐड कर दिया था नीचे. सो यहाँ पर अगर इस डॉक्यूमेंट में हम देखें एमएसटी डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 29, इसमें जो पेज नंबर 29 है वहां पर दी हुई है ये रहा, इस पेज पे दिया हुआ है. ठीक है, ये रहा यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स थ्रू ट्रस्ट. ठीक है, सो ये एमएसटी में मार्क भी करा था. ठीक है ना, ये मार्क करा हुआ इसके अंदर हमने, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको बनाया उन्होंने. और ऊपर इसमें जो आपसे डेफिनेशन पूछी उन्होंने, डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी हुई है. डेफिनेशन जो है वो ऊपर लिखी है यहाँ पर, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और ईएसपीएस. तो ये आपको बताना था. फिर ट्रस्ट वाले का जो आपको दिया उसके अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्लियरली इसको लेकर के. यहाँ नीचे अगर आप आते हो तो ये लिखा है सबसे पहले कि ट्रस्टी को इंश्योर करना है दैट रिक्वेस्टेड अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू इनेबल द ट्रस्ट टू इंप्लीमेंट द स्कीम एंड अंडरटेक सेकेंडरी एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम. ये सेकेंडरी एक्विजिशन कर रहे हैं वो तो 2% वाली बात है. और आगे फिर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि सेकेंडरी एक्विजिशन एक फाइनेंशियल ईयर में बाय द ट्रस्ट शैल नॉट एक्सीड 2% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. तो 2% तक अलाउड है इसका मतलब है, तो 2% तक कर सकते हैं और अप्रूवल चाहिए आपको.
ठीक है, ये आपको लिख करके आना था इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपसे फोर्थ वाले में पूछा उन्होंने कि ईसीबी जो है, ईसीबी क्या होते हैं और नेगेटिव लिस्ट ईसीबी की। तो ये चैप्टर नंबर 9 से है, 237 और 238 पे दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 9 237 ये रहा, यहीं पे है ये ईसीबी। यहाँ से ईसीबी आप बता देते क्या होता है, और यहाँ पर नीचे नेगेटिव लिस्ट दी हुई है, तो ये नेगेटिव लिस्ट आपको लिखनी थी। ये भी एमएसटी के अंदर से आया आपको। एमएसटी में यहाँ पर दिया हुआ है, ये गिरा चैप्टर नंबर 9 में ईसीबी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपसे उन्होंने पूछा था कि मार्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इंटर कॉर्पोरेट लोन दे रही है, सॉरी ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट लोन दे रही है अपनी होली ओन सब्सिडियरी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, होली ओन सब्सिडियरी। लिमिट क्या होगी फॉर ग्रांटिंग द लोन 186 के अंदर? क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है क्या इस केस के अंदर, अगर जो आपका अमाउंट है वो एक्सीड करता है लिमिट्स को, प्रिस्क्राइब लिमिट्स को उस केस में, और अगर एक भी डायरेक्टर अगेंस्ट है इन ग्रांटिंग ऑफ सच लोन, तो क्या कंपनी फिर भी लोन दे सकती है क्या? ये 3 बातें आपसे पूछी थी इसके अंदर। तो जो पहला लिमिट वाला है, ठीक है, मतलब सभी कुछ आपको 267 पे मिल जाएगा। 267 चैप्टर नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है, 267 चैप्टर नंबर 10। ये रहा 267 पे। ये आप पहले तो लिमिट्स बता दोगे, जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स फॉर लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, तो ये आपको लिमिट बतानी थी। फिर उसके बाद में अप्रूवल फ्रॉम मेंबर। अब देखो यार, अप्रूवल फ्रॉम मेंबर वाले में ना यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि ये जो रिक्वायरमेंट है 186(3) की, ये तब एप्लीकेबल नहीं होती है जब आप लोन देते हो अपनी फुली ओन सब्सिडियरी को। जब आप फुली ओन सब्सिडियरी को देते हो तो ये जो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन से परमिशन लेने की जरूरत होती है जब लिमिट एक्सीड कर जाती है, बियॉन्ड द लिमिट जब आप जाते हो, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आपको लिख के आना था नो, कोई जरूरत नहीं है एसआर की इस केस में। और अगला जो आपसे पॉइंट पूछा था कि यार एक भी डायरेक्टर अगर अगेंस्ट है तो क्या कंपनी फिर भी लोन दे सकती है, तो इस केस में आपको यही बताना है कि यार यूनानिमस जो है होना चाहिए डिसीजन, है ना, सारे डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए होता है। 186(5) में लिखा हुआ है ये वाली बात कि एवरी कंपनी शैल टेक कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स। और जो एग्जाम्पशंस भी अवेलेबल है होली ओन सब्सिडियरी कंपनी के केस में, वो 186(3) से उनको एग्जाम्प्ट करा हुआ है, ठीक है, जो मेंबर से आपको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस जो 186(4) है उससे आपको एग्जाम्प्ट करा हुआ है ना, 186(5) से नहीं करा हुआ। 186(5) जो ये इससे एग्जाम नहीं करा हुआ, तो यहाँ पर तो आपको कंसेंट सभी डायरेक्टर का चाहिए, तो अगर एक भी डायरेक्टर अगेंस्ट है तो नहीं दे सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा इसका भी, ठीक है, तो इसका भी आंसर नो है, ये वाले का भी नो है, और ऊपर वाले में बस लिमिट लिख के आनी थी आपको, ठीक है। तो ये भी आपको एमएसटी से ही पूछा उन्होंने। 10th वाला जो चैप्टर है इसमें यहाँ पर है ये रहा, ठीक है, लिमिट्स फॉर द लोन्स गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट एंड अप्रूवल ऑफ बोथ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था सेवरल एजेंसीज एंड इंटरमीडियरीज आर इन्वॉल्वड इन द इशू ऑफ एडीआर जीडीआर, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एजेंसीज जो कि नॉर्मली इन्वॉल्व होती है सेड इशू में। ये चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 251 से आपको पूछा है, 251 251 ये रहा, ठीक है, यहाँ से पूछा है उन्होंने ये रहा, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएरीज, ये सभी के बारे में आपको बताना था, ये यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है इनके बारे में, तो ये पूरा इन्होंने पूछा, ये पूरा लिखना था आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो पूछा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ, व्हाट इज द फंडामेंटल मिशन ऑफ आईएमएफ। ये भी चैप्टर नंबर 9 से है, पेज नंबर 262 से। ये यहाँ पर दिया हुआ है आईएमएफ, आईएमएफ क्या है और उसका मिशन क्या है, ठीक है, तो ये आपको लिख करके आना था। फिर उसके बाद में अगला आपसे पूछा उन्होंने व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी ऑफ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अंडर सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021, जो नई वाली रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी एमएसटी डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 60 हमने ये भी अटैच कर दिया था एमएसटी के अंदर ही नीचे। तो पेज नंबर 60 पे चलते हैं यार सीधे, पेज नंबर 60 में आपको ये रहा यहाँ पर ऑब्लिगेशंस ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है, ऑब्लिगेशंस ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी में ये तीनों पॉइंट्स आपको लिखने आने थे, 3 मार्क्स में इन्होंने पूछा है आपसे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो इन्होंने पूछा पार्ट बी में आपसे सबसे पहले इन्होंने सवाल पूछा है जो कंपोजिशन होता है उसको लेकर के पूछा है। इसमें ये दिया था कि बीसीडी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, टॉप 500 में फॉलो होती है, 8 डायरेक्टर्स हैं अभी उसके अंदर, ठीक है ना, और इन 8 डायरेक्टर्स में एक वुमन मैनेजिंग डायरेक्टर है, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर है, और 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं जो कि सारे के सारे मेल्स हैं। अब इसमें से जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से जो एक है वो चेयरमैन है कंपनी का, और ये करंट चेयरमैन का टर्म इज एक्सपायरिंग इन द नेक्स्ट एजीएम व्हिच इज ड्यू इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। मैनेजमेंट जो है ये प्लानिंग कर रहा है कि हम अपॉइंट करेंगे वन ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर को एज द चेयरपर्सन। अब इसमें आपसे वो एडवाइस सीख कर रहे हैं कि क्या कंपनी इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ न्यू इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर इन ऑर्डर टू फिल द वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू द एक्सपायरेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यार देखो, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन है, ठीक है, वो चैप्टर नंबर 13 में आपको दिए, पेज नंबर 326 पे वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर के। तो इस पे चलते हैं पहले 326 के ऊपर, 326 326
326 आपको यहाँ पर दिया है, ये रहा, ठीक है। सो इसके अंदर यार यही बोला उन्होंने कि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज जो भी है उसमें एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। अब अगर हम इस केस में आते हैं तो यहाँ पर कोई भी वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है ना, वुमन डायरेक्टर्स तो हैं बट वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ऑब्वियसली मैंडेटरी हो जाता है इनके लिए कि जो भी अपॉइंट करेंगे, किसको अपॉइंट करें, एक न्यू इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर को तो अपॉइंट करें इन ऑर्डर टू फिल द वैकेंसी जो अराइज हो रही है ड्यू टू द एक्सपायरेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिकॉज एक वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। आप टॉप 1000 के ऊपर अब एप्लीकेबल हो गया और ये तो टॉप 500 कंपनी है तो उस पर तो एप्लीकेबल हो गई, ठीक है। तो यही आपको इसके अंदर जो है पूरा बता करके आना था। उसके बाद में व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट अ लिस्टेड एंटिटी शैल कंप्लाई विद एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दोस प्रिंसिपल्स। इसमें भी दो क्वेश्चंस पूछे थे, ये आपको जो है पेज नंबर 318 चैप्टर 13 से पूछा है। जो ऊपर वाला आपका क्वेश्चन था ये भी एमएसटी से ही आया था ना, एमएसटी के अंदर पेज नंबर कौन सा है यहाँ पर 326 326 यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ बीओडी, यहीं से क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो ये वाला प्रिंसिपल्स वाला ये 318 चैप्टर 13 ये भी उससे आया चैप्टर नंबर 13 से। 318 पे ये दिया ना आपको 318 यहीं पर है ये रहा। सो यार इसमें ना जो प्रिंसिपल्स आपसे पूछा था ना, जो पहला वाला क्वेश्चन था ये कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, इसके अंदर आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट्स लिखने थे कि ये प्रिंसिपल्स है 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन और रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बीओडी, और फिर आपको ये ऑब्जेक्टिव्स लिखने थे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं इसके, ये लिख के आना था इसके अंदर। और फिर उसके बाद में आपको चैप्टर नंबर 16 से इन्होंने क्वेश्चन पूछा ये वाला, व्हाट आर द कंफर्मेशंस व्हिच आर नीड टू बी ऑब्टेन्ड बाय द एसएबी प्लेटफॉर्म फ्रॉम द इशूअर कंपनी एंड बीआरएलएम एट इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्टेज। जब इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्टेज होती है तो क्या क्या कंफर्मेशंस लेने होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो चैप्टर है 396 पे दिया हुआ है, 396 396 यहाँ पर है ये रहा, नहीं एक मिनट 396 सॉरी 396 ये रहा, ठीक है। 396 पे बेसिकली ये टॉपिक दिया हुआ है आपको एसएमई आईपीओ चेकलिस्ट इन प्रिंसिपल अप्रूवल, और उसी के अंदर एक पॉइंट दिया है 6 वाला, उससे एक क्वेश्चन उन्होंने बनाया कंफर्मेशन फ्रॉम द इशूअर कंपनी एंड बीआरएलएम लीड मैनेजर कंफर्मिंग दैट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर लिख करके आने थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपसे उन्होंने बोला सेबी हैज नोटिफाइड द सेबी एलओडीआर सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशंस 23, ब्रीफली एक्सप्लेन द अमेंडमेंट्स मेड ऑन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इंफॉर्मेशन और इवेंट टू द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। तो ये अमेंडेड रेगुलेशन जो है ये भी मैंने ओपन करके रखी है यहाँ पे, इसमें पेज नंबर 17 पे ये जो आपके अमेंडमेंट्स आए हैं रेगुलेशन नंबर 30 के अंदर वो आपको लिख करके आने थे इसके अंदर। सो ये वैल्यू से रिलेटेड आपको बताया उन्होंने है ना, वैल्यू में जो भी है 2% ऑफ टर्नओवर, 2% ऑफ नेटवर्थ, 5% ऑफ एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आपका पॉइंट आपको लिख करके आना था। देन उसके बाद ये जो भी पॉइंट्स थे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर लिख के आने थे। अब इसमें 3-4 चीजें उन्होंने पूछी आपसे, वैल्यू पे भी पूछा है, इन्फॉर्मेशन इवेंट पे भी पूछा है। तो अगर आपने रेगुलेशंस जो है वो देखी थी अमेंडेड वाली तो आप मतलब देख जिसने भी देखी होगी वो लिख पाया होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा 6 वाला, उसमें उन्होंने पूछा लिस्टेड कंपनी हैज टू इन्फॉर्म द आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 30 मिनट्स ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, लिस्ट आउट सच आइटम्स दैट आर टू बी कम्युनिकेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज। ये भी काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 334 चैप्टर नंबर 13 से पूछा है, ये एमएसटी से आया था आपको। सो चैप्टर नंबर 13 पर 3 कौन सा बोला इन्होंने, 334 334 334 ये रहा, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका आउटकम ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बीओडी हेल्ड फॉर डिस्कसिंग टू बी डिस्क्लोज्ड विद इन 30 मिनट्स। तो ये सारे पॉइंट्स लिख के आने थे इसके अंदर। और एमएसटी में अगर देखें तो 13 में गिरा आउटकम ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बीओडी हेल्ड फॉर डिस्कशन। फिर उसके बाद व्हाट इज विजिल मैकेनिज्म, तो ये भी चैप्टर नंबर 13 332 से आया है, जस्ट लिंक दिया हुआ है ऊपर ही 332 गिरा विजिल मैकेनिज्म। उसके बाद अगला आपसे बोला कि इंटरनेशनल लिस्टिंग जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया बेसिकली आपको कि इनेबल कंपनीज टू ट्रेड इट शेयर्स इन न्यूमरस टाइम जोन्स एंड मल्टीपल करेंसीज, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल लिस्टिंग। ये 352 से पूछा है, चैप्टर नंबर 14 से था ये क्वेश्चन, ये भी एमएसटी से इन्होंने पूछा 352, ठीक है 352 यार यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन जो दिया ना स्टार्टिंग में वहीं पे है। सो ये है आपका इंट्रोडक्शन, इसमें ये लाइन भी दी हुई है यार जो अभी इन्होंने लिखी हुई है ना इसके अंदर, ये रहा इंटरनेशनल लिस्टिंग इनेबल्स कंपनीज टू ट्रेड इट शेयर्स इन न्यूमरस टाइम जोन्स एंड मल्टीपल करेंसीज। तो ये आपको अग्री करते हो या नहीं करते बता देना, तो अग्री करते हैं यार आप, ठीक है ना। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, यस आई अग्री विद द स्टेटमेंट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल लिस्टिंग, ये बेनिफिट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। और मस्ती टॉपिक्स डॉक्यूमेंट में अगर चले तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ये इसमें मेंशन भी करा था हमने कि बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल लिस्टिंग आप जरूर देख करके जाना। उसके बाद अगला नोमैड कौन होते हैं और उनका रोल क्या होता है, 360 चैप्टर नंबर 14 360 चैप्टर नंबर 14 360 ये रहा
नोमेट कौन होता है और रोल क्या होता है उनका, ये आपको लिख करके आना था इसके अंदर पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया उसमें ये वाला जो आपसे पूछा था कि इनसाइडर कौन होता है और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है और प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है बिकॉज कहीं पर भी पिट रेगुलेशंस की बात उन्होंने करी नहीं है। फिर उसके बाद प्रिपेयर अ चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इशूड परसुएंट टू द राइट इशू, ये दिया है पेज नंबर 386 पे, चैप्टर नंबर 16 से आई है। 386 पे चलते हैं, 386 ये रहा यहाँ पर 386, ये रहा चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इशूड परसुएंट टू द राइट इशू। तो इसमें से कुछ कुछ लिख के आनी थी यार ना, बहुत सारे दिए हुए हैं, 10 दिए हुए हैं, वैसे तो 10 ही लिखने थे बट जितने भी याद आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो लास्ट सेकंड लास्ट जो उन्होंने बोला वो ये कि ब्रीफ नोट लिखो यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के ऊपर, चैप्टर नंबर 14 से आइए, पेज नंबर 363 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 363, ये रहा यहाँ पे पेज नंबर, ये रहा यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ये आपको लिख के आना था यार, है ना नोट। और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था मेन स्ट्रीम मीडिया क्या होता है परसुएंट टू सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। तो अब मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी उन्होंने अमेंडेड वाले में से ही पूछा है, ठीक है ना, अमेंडेड जो रेगुलेशन है इसमें दिया हुआ है, ये अमेंडेड रेगुलेशन में यहीं पे ऊपर दिया है ये मेन स्ट्रीम मीडिया शैल इंक्लूड प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ द फॉलोइंग, तो यही आपको लिख करके आना था इसके अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया में। सो ये आपका पूरा सीएफएलएससी का पेपर है। I hope you found this video helpful. Please make sure to subscribe to the channel so that you get these type of videos on timely basis. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one.